नमस्कार कर्नल रैना, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी, नमस्कार। सर, मसूद अज़हर के घर में तो स्यापा पड़ गया है, भाई टपक गया, सुना है कोई अननोन मार कर चला गया। सोशल मीडिया पर तो इस तरह से चल रहा है पूरा का पूरा मामला कि हमज़ा तो इधर आ गया था, तो वहाँ किसने ठोक दिया उसको? बहुत हमज़े हैं, भारत देश के बहुत सारे हमज़े हैं और उनको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ-कहाँ से मैंने किताब लिखी थी एक, अननोन गनमैन, लेकिन आप उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें सारे गनमैन नहीं हैं, कुछ नर्सेज़ भी हैं, कुछ गलत इंजेक्शन भी लगाती हैं, कुछ हार्ट अटैक इंड्यूस भी करते हैं। तो 15वां बंदा चला गया मसूद अज़हर के 14 मरे थे ऑपरेशन सिंदूर में और एक अब ठुक गया। तो खैर इनका तो 40 दिन के बाद फारुक हो जाते हैं, इन्होंने कौन सी बरसियाँ बनानी है, बट जैसा करोगे अंजू जी कर्मा पकड़ेगा। कर्मा आपको उस टाइम सेट मारेगा जब आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। वो लकी होते हैं लोग जिनको कर्मा उसी टाइम ही साथ में पेमेंट कर दे, क्योंकि आपने गलत काम किया, आपने जितना मर्जी उसको अच्छा समझा हो, आपका दिल आपका शीशे के सामने खड़े हो तो आपको वो बोलता है कि यार ये तो इनोसेंट बंदे मर रहे हैं, गलत है। साथ में आपको कुछ हो गया, टांग वांग कट गई तो ठीक है, वो तो ठीक है, सजा कर्मा तो आना ही है ना। दूसरा है कि आज आज कांड किया और जब आप बिल्कुल ठीक थे, फैमिली में रह रहे थे, खुशियां मना रहे थे, सेटल थे, अपने पोते पोतियों को एंजॉय कर रहे थे देखना खेलते हुए, तब वो कर्मा पकड़ लेते जप्फी मार के, फिर छोड़ता नहीं। तो ठीक है, जैसा कर्म करेंगे। और ये ठीक है, अगर ये कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है कि अगर थियरी चल रही है कि उसको मारा गया है, तो सो बीट, ऐसे होना चाहिए जी। और दूसरी तरफ आप ये देखो कि अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो एक खुलासा कर रहे हैं, जो हमको पता है, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 15 आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये क्या न्यूज़ है या फिर सीआईए का एजेंट जो मैथ्यू पकड़ा गया था उसके एवज में कुछ खबर दी जा रही है? देखिए, ये रिपोर्ट्स तो अभी इतना मीनिंगलेस हो चुकी हैं कि यूएन इटसेल्फ मीनिंगलेस हो चुका है। यूएन, यूएस तो जो छोड़ो, वो तो बदमाश है, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अब ये जो सीआईए का पकड़ा, उसको छोड़ दिया, रखा हुआ है, उसको चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ये अब सारी स्पेकुलेशन के दायरे में जाता है। तो हम उसके बारे में इसलिए बात नहीं कर सकते बिकॉज हमें पता नहीं है। और सरकार ने अगर चुपचाप एक्सचेंज करना होता किसी चीज़ के साथ तो वो बताती ही नहीं कि अरेस्ट किया है, बिकॉज अरेस्ट करने के 2-3 हफ्ते बाद इन्होंने अनाउंस किया है। तो उसके बीच में क्या, अदरवाइज़ क्या होता है, जसूस पकड़े जाते हैं, सरकारें डिनाई करती हैं। अब अमेरिका का जूस यहाँ पकड़ा जाएगा तो जी अमेरिकन मांगेंगे, दे दो वापस, गलती होगी। उस टाइम एक्सचेंज होते हैं, वो तो पता है सबको। इस बार गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया है, जो पहले नहीं करते थे। यूक्रेनियंस को डिक्लेयर करना तो ठीक है, और बाद में अमित शाह जी ने कहा भी कि वो हमारे यहाँ तो कुछ कर नहीं रहे थे, यहाँ से गए थे वो कुछ करने को। अल्टीमेटली वो जो करने को गए थे, वो जो कर्म का सांप है वो वापस हमें काटता, बट द फैक्ट रिमेंस, चलो वो अलग बात है। लेकिन ये जो अमेरिका रिपोर्ट निकाल रहा है, उसके पहले 2 हफ्ते पहले तुलसी गबार्ड ने बोला कांग्रेस उसमें कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, उनका जो एटॉमिक प्रोग्राम है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, उनको एक कैटेगरी में बोला। तो ये तो हम कब से बोल रहे हैं, कितने डोजियर हम बांट बांट के थक गए, तो इनको तो अक्ल नहीं आई। अब क्या हो रहा है कि यूएस की जो हालत हो रखी है ईरान में, हम ये नहीं कह रहे कि ईरान जीत रहा है, नो, ईरान नहीं जीत सकता, उसकी पावर ही नहीं है। लेकिन ईरान वो एक अंडरडॉग की तरह है, जिसने तो हारना ही हारना है। लेकिन हारने से पहले जब वो अगर 1 या 2 बाइट भी लगा गया अमेरिका को, और अमेरिका का जो खर्चा हो रहा है वहाँ पे, और उसके जो साथियों को पीटा गया है, सऊदीज़ को, बहरीन वालों को, कतर वालों को, यूएई को, ये जो एक शमौजल सा मचा हुआ है ना, और अमेरिकन अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि आज तुम कह रहे हो कि हरमुज़ खोलो, हरमुज़ खोलो, तो जब खुली हुई थी तो लड़ाई करने की ज़रूरत क्या थी। कल मार्क रूबियो ने कहा, चलो उस पर हम बाद में आते हैं। तो बेसिकली अमेरिका जो रिपोर्ट करता है, इसके पीछे पर्पस तो होते हैं, दैट वी एग्री, क्योंकि पाकिस्तान आनाकानी कर रहा है, पाकिस्तान को उन्होंने यूज़ करना था। सऊदीज़ को बोला कि तुम बोलो भाई तुम्हारा डिफेंस पैक्ट है तो आओ मैदान में, तो उन्होंने कुछ पायलट्स और एक एयर डिफेंस रडार भेज दी और बोला आगे, बोला नहीं और लाओ, तो इन्होंने बोला अफगानिस्तान में हमला कर दिया खुद ही, कहा जी हमारी तो लड़ाई लग गई इधर, अब हम कैसे भेजें ट्रुप्स, अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म है, भारत का बॉर्डर गर्म है, तो हाउ डू, अदरवाइज आइडली अमेरिका को क्या ज़रूरत थी मैरीन्स लेके आने की। वो पाकिस्तान को बोलता तू लैंड पे हमला कर दे ईरान के अंदर। ये तो उनकी मंशा है अमेरिकन की कि मुस्लिम देश एक दूसरे को मारे, शिया सुन्नी के पंगे में पड़े ने। वो अगर पाकिस्तान करेगा तो घर के अंदर उसकी बर्बादी तय है, बिकॉज अंदर उसकी शिया पॉपुलेशन सुधरेगी, मतलब काबू नहीं आएगी। तो वो भी रिगल आउट कर रहा है।
तो हो सकता है एक प्रेशर हमें बताने के ज़्यादा क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो कि देखो भाई तुम्हारा नाम अभी तुलसी गबार्ड ने भी ले लिया और तुम्हारे ये इंटरनेशनल टेररिस्ट के शेल्टर देने का ऑर्गेनाइजेशन 15 तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा नाम आ गया, तुम अभी सुधर जाओ। तो प्रेशर टैक्टिक्स मुझे लगता है पाकिस्तान को काबू करने के लिए कि वो करे जो सऊदीज, अभी सऊदीज क्या करना चाहते हैं कि उनको जैसे ही रेड सी में तांडव शुरू होगा तो सऊदीज का जो तेल बिक रहा है जो रेड सी के थ्रू बिक रहा है, बिकॉज हॉर्मुज बंद है, तो इन्होंने पहले काफ़ी साल पहले एक पाइपलाइन बिछाई थी क्योंकि इनके जो ऑयल फील्ड है वो हॉर्मुज की तरफ है। तो सऊदीज ने वहाँ से लंबी पाइपलाइन बिछाई कोई 4 फीट डायमीटर की, जो तेल जाके रेड सी में सप्लाई करती है। हालांकि वो टोटल जितना सऊदी प्रोड्यूस करता है उसके आधे से भी कम कैपेसिटी है उसकी, उसको कैरी करने की, बट चलो कुछ नहीं है, उससे तो अच्छा था। अब वहाँ पे हुतीज ने रेड सी का जो मोहना है वहाँ पे अटैक किया, अभी कहते हैं हम करने देंगे। तो सऊदीज की बड़ी तमन्ना है कि पहले हम हुतीज को कैप्चर करें, मारें कूटें, उसके लिए वो पाकिस्तान से पहले भी फौज मांग चुका है। पाकिस्तान अब ना वहाँ भेजना चाहता है फौज, ना वो ईरान में घुसना चाहता है, वो अपने नौटंकी कर रहा है। तो मुझे लगता है उसको प्रेशराइज करने के लिए है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि टाइमिंग देखिए ना, अचानक से अमेरिका से तुलसी गबार्ड बोलती है पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि लंच ब्रेकफास्ट डिनर तो उनका मुल्ला मुनीर उनके यहाँ जा जाके करता है, गलबैया होते हैं। और अब ये रिपोर्ट आती है कांग्रेस के, उसको अभी होश आया। भारत कब से कह रहा है कि आतंकवादियों की पनाहगार बना हुआ है पाकिस्तान, जब ईरान को लेकर इतना खतरा हो गया है कि वहां तो देखो हूतीस को, हिजबुल्ला को पैदा किया जा रहा है, तो पाकिस्तान भी तो पैदा कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड तो अमेरिका लेकर चल रहा है, और अब जब उनका बस नहीं चल रहा है पाकिस्तान पर, तो इस तरह की रिपोर्ट ला रहा है। और पाकिस्तान में देखिए किस तरह का डर बना हुआ आजकल। भारत ने वो 5 अपने जो बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो स्टेट्स है वहां पर नॉटेम घोषित किया, तो वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि भारत पक्का ठोकने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को। और उनका एक नजम सेठी पत्रकार है, वो कह रहा है कि अब तो सैटरडे और संडे को लॉकडाउन होगा पाकिस्तान में, क्योंकि 3 दिन का तेल बचा है और वो तेल बचा कर रखना है भारत के खिलाफ जंग के लिए। इस तरह की बातें हो रही है वहां पर। उनको ये शगुफा, जब तो भारत के खिलाफ शगुफा जब छोड़ते हैं ना पाकिस्तान में, तो उनके 2 दिन कट जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, लोग आगे लिंच करना शुरू कर देंगे, आटा वहाँ है नहीं। देखिए पाकिस्तान की जो सस्टेनेंस किसके ऊपर थी, गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, हो ही गया। इनफैक्ट हम पहाड़ों में तो नहीं हुआ अभी, बट बाकी प्लेन्स में और दिल्ली में गर्म होगा, बट यहाँ तो कल बारिश हुई है, ठंडा है। तो हम इनका पानी कभी छोड़ते हैं, कभी पानी नहीं छोड़ते। इनके खेती बाड़ी तो गई जो गई, इनका जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है वो इफेक्ट हो गया। वो बिजली पैदा होकर सारी सारी पंजाब में जाती है, जो इनकी वीआईपी एरिया है। दूसरा तेल आता था, तेल जो उसने जैसे कहा नजम सेठी ने, तेल इनका बिल्कुल क्रिटिकलिटी है, पहले भी क्रिटिकलिटी थी। अभी ईरान अलाउ कर रहा है हमारे साथ साथ पाकिस्तान को, चाइना को और स्पेन को, 4 कंट्रीज के जहाज वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन आपकी बाइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, खरीदोगे किसके साथ? ये वो टाइम है, इस टाइम किसी को किसी से क्रेडिट नहीं। देखो हमारे भारत में क्या सिस्टम था, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जितनी भी कंपनीज हैं कंट्री की, ये पेट्रोल पंप वालों को क्रेडिट देती थी कि ये ट्रक आ गया, तुम इसको कहीं 45 डेज का, कहीं 15 दिन का, कहीं आधे, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स और स्टैंडिंग जो थी मार्केट में, ये सिस्टम यहाँ चलता था। और फिर वो जो पंप वाले थे वो आगे ट्रकों को, गांव में खास करके, नॉट शहरों में तो क्रेडिट पे कोई होता नहीं, लेकिन गांव में निकल जाए कहीं, तो वहाँ आपको ये दिखेगा कि गांव में बंदा आया, ट्रैक्टर भरा, बोला अच्छा जी कर लो नोट, बाद में देंगे। अब हमारी कंपनी से अभी कल बोला है पंप वालों को कि भैया सारा अपना उधार ख़त्म करो, अब हम आपको उधार भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो पीछे से उधार पे मिलता था वो बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। तो एक इसलिए कुछ पंप आपको बंद होते हुए नजर आए। तो पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है। कौन कंट्री है जो पंजाब पाकिस्तान को आज उधार में तेल देगी? नोइंग वेरी वेल, ईरान को पता है कि इसने हमारे खिलाफ काम किया, अमेरिका की हेल्प की है, इनकी जासूसी भी की है, इनके जहाज भी वहाँ से आते हैं, तो वो तो वैसे खुंदक में है। लेकिन वो एक कहा जा रहा है कि 20 जहाज जो निकले हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में नहीं गए, वो चाइना चले गए या अमेरिका ने खरीद लिए, वो एक अलग कॉन्स्पिरेसी है। तो तेल आपका बेसिकली जो आप कह रही हैं 3 दिन का, बिल्कुल सही वो कह रहा है, 3 या 4 दिन का है। उसके बाद आपके पास बची कुकिंग गैस। तो मैं 4-5 दिन पहले किसी उसको बोल रहा था किसी चैनल पे, यार इनकी सुई से गैस आती है बलूचिस्तान से, बलोचों पर उड़ा दो यार, गैस भी ख़त्म, बिजली भी ख़त्म, पानी भी कम और तेल भी नहीं। तो अब बोलो बेगम साहिबा को बनाओ ज़रा कोरमा, फिर देखते हैं कैसे बनेगी। तो वो कल इनकी एक 14 इंच की पाइप
18 इंच की पाइप ने उड़ा दी और कल से आग लगी हुई है वहाँ पे। तो यस, नज़म सेठी वैसे तो ISI का बंदा है, लेकिन कभी कभी सच बोल देता है, तो हम उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं, एंड दैट्स ओके, दैट्स हाउ इट इज़। पाकिस्तान, और जब ऐसे हालत होगी कि अपने लोगों को आप पानी नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, गैस नहीं दे पा रहे, आटा नहीं दे पा रहे। कल आपने देखा होगा वीडियो, परसों आया था, 50-50 रुपए में पेट्रोल की इतनी सी बोतल मिल रही है, और पता नहीं किस लिए उतनी पेट्रोल को क्या करेंगे, किसी को आग लगाने के काम आ सकती है, बाकी तो कुछ उससे गाड़ी क्या चलेगी। बट जब ये नहीं दे सकते तो आपके पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आप अपने अवाम को बताओ कि बस भारत अभी अटैक करने वाला है, बस अभी हम जिहाद शुरू होने वाला है, तो आप 2-3 दिन उसमें लोगों का सेंटिमेंट एक्सप्लॉइट करके आप अपना टाइम निकाल सकते हो, इसके आगे कुछ भी नहीं जी। पर दूसरी तरफ आप ये देखो कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना क्यों घूम रहा है। लड़ाई हो रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, और ये अपने यहाँ पीस टॉक कर रहा है। और उस पीस टॉक में कौन कौन है? तुर्की जैसे देश शामिल है, और वहां पर ना अमेरिका का कोई नुमाइंदा है, ना इजराइल का, ना ईरान का, लेकिन ये पीस टॉक कर रहे हैं। ये सब क्या नौटंकियां है? नहीं, नोटंकी नहीं है ये, नोटंकी नहीं है, ये बिजनेस डील है। आप देखिए जो ट्रंप का जो काम करने का तरीका क्या है, वो हफ्ता ख़त्म होने से पहले एक बड़ी ख़तरनाक सी खबर, पिछले हफ्ते उसने कहा मैं 2 दिन में अगर नहीं खुला हॉर्मुज़ तो मैं उड़ा दूंगा, आप सारे बिजली बुजली ईरान की ख़त्म कर दूंगा। तो क्या हुआ? फ्राइडे को मार्केट टूट गई। जब मार्केट टूटी तो अब देखो, डेटा तो कहीं छुपता नहीं है ना, आजकल हर चीज़ ऑन बोर्ड है। तो $500 मिलियन इसके अंदर का ग्रुप जो है, जिसमें आप इसको कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर या फैमिली मेंबर में किसी ने $500 के शेयर, $500 के नहीं, लाखों डॉलर के शेयर टूटे हुए प्राइस में खरीद लिए। जैसे ही मंडे मार्केट खुलने से टाइम आया, उससे पहले ट्रंप ने अनाउंस किया हमारी बात चल रही है और बहुत प्रोग्रेसिव है, और ये जो मैंने 2 दिन का नोटिस दिया था, अभी मैं 10 दिन और देता हूँ। तो मार्केट सुबह खुली अप सेंटीमेंट के साथ। जिस बंदे ने शुक्रवार को शाम को कुछ लाख डॉलर लगा के पैसे शेयर खरीदे थे, उसने मंडे मार्केट खोलते ही 2 मिनट के अंदर वो सारे शेयर बेचे और $500 मिलियन कमाए। ईरान ने कहा हमारी कोई बात नहीं हो रही, जैसे आपने कहा, ईरान ने कहा हम तो बात ही नहीं कर रहे भाई। और टर्की जो है वो इजराइल से उलझ रहा है आगे, उसने वार्निंग दे दी है कि अगर आप ये करोगे, इधर आओगे, तो मैं इजराइल से हट जाऊंगा। वो कहता है ये दहशतगर्दों को नहीं डालना ईरान में। इजिप्ट तो लोगों को तब देखा जब वो इशाक डाक गिरा, मुंह के बल कारपेट पे पैर फंसा, तो तभी लोगों को पता चला इजिप्ट भी आ गया, अदरवाइज क्या है। तो अब ट्रंप को ये दिखाना था दुनिया को कि हम, एक टॉक चल रही है, वीकेंड के ऊपर टॉक चल रही है, और उस टॉक में एक पॉजिटिव चीज निकल के आई है, ईरान मान रहा है। तो मैं अभी अटैक थोड़ा दिन उस नमूने को एविडेंस के तौर पे पेश करने के लिए उसने बोला, पाकिस्तान को बोला गया कि तू बोल कि मैं टॉक करा रहा हूँ। तो अभी क्या ट्रेडर क्या देखते हैं, ट्रेडर देख रहा है भाई, फ्राइडे को तो बड़ा गुस्से में था ट्रंप, ये उड़ाने के चक्कर में, डीप स्टेट कह लो, ट्रंप कह लो, बीच में पाकिस्तान का हम टॉक करवा रहे हैं, तो अभी थोड़ा डाउट सा हुआ है, हाँ कुछ तो हो रहा है। और मंडे को उसने बोला, ट्रंप ने झूठ बोल दिया कि हमने टॉक कर ली और हमारी बड़ा अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। एकदम से मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर उठ गया। अगर एक बंदे ने उसमें $500 मिलियन कमाए हैं इनर सर्कल से ट्रंप के, तो आप बाकी समझो कितना लोगों का ऊपर नीचे हुआ। अभी फिर देखिए, अभी नेक्स्ट हफ्ता आ रहा है, 2 दिन ठीक था, आज जो शुरू हो गया बोलना कि मैं तहस नहस कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ा दूंगा, मैं ये उड़ा दूंगा, वो उड़ा दूंगा, ये बिल्डअप करेगा। फ्राइडे तक मार्केट टूटेगी और फिर एक शगुफा छोड़ेगा। तो इस शगुफे में लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ टॉक्स हो रही हैं, जो कि नहीं हो रही। जो जैसे आपने सही कहा कि इसमें ना ईरान है, ना इसराइल है, ना इसराइल तो वैसे नहीं आने वाला, उसको तो उनको एक ही काम है कि भाई हमें तबाह करना है ईरान को, खत्म। तो ये जो नया सिस्टम ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि यूक्रेन का पीस डिस्कस करना है, तो वो कर रहा है अलास्का में पुतिन के साथ, जेलेंस्की वहाँ है ही नहीं ना। ये एक नया ही सिस्टम शुरू हो गया जो काम नहीं करता, हमने सबने देख लिया। तो अगर बेस्ट केस में हम ये मान के चले, बेस्ट केस में कि हाँ टॉक करने की कोशिश की गई, तो भैया फिर पाकिस्तान वाज लाइक, उसको आप मीडिएटर नहीं कह सकते। मीडिएटर वो बंदा होता है जिनका दोनों पार्टीज को भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हमारी जब कारगिल हुआ था तो बिल क्लिंटन ने बुलाया था हम दोनों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी और नवाज शरीफ को, आओ तुम दोनों इधर वाशिंगटन, तुम्हें खबर लूँ क्या हो रहा है। तो वाजपेयी साहब नहीं गए, बोला मैं क्यों, भाई इसने हमला किया। तो ये गया और वहाँ से वापस आया और एकदम से फौज पीछे हटाने को बोला इसने, वो तो उनको वैसे मार पड़ रही थी। तो वो होता है मीडिएशन। कोई बंदा जिसके पास पावर हो, या एटलीस्ट फ्रेंडली रिलेशन इतने अच्छे हों, जैसे कल को अगर रशिया और से एक इसराइल के बीच में खुंदक होती है,
हमारे इसराइल के साथ रिलेशन अच्छे, हमारे रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, तो हम दोनों के बीच में बैठ के बात कर सकते हैं। इनकी क्या बात है? 1.5-2 साल पहले तो ईरान ने इनके ऊपर मिसाइलें फेंकी थी पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने उनके ऊपर मारी थी। ये शिया वो सुन्नी एक दूसरे को मुस्लिम ही नहीं मानते। तो ये सब नैरेटिव वॉर है, पैसे कमाने का तरीका है। ट्रंप ने इस लड़ाई में बहुत पैसे कमाए हैं पर्सनली, अमेरिका ने नहीं, ट्रंप ने। और ये सिस्टम हमने बिटकॉइन का डील जब हुई थी पहलगाम के बाद तब भी देखा था। 22 अप्रैल को वो होता है, 25 अप्रैल को इसके दामाद की डील होती है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, जहाँ बिजली नहीं है और वहाँ बिटकॉइन जनरेट करोगे। बिटकॉइन निकालने के लिए बिजली बहुत खर्च होती है, इसलिए ईरान जो है दुनिया का लीडिंग बिटकॉइन माइनर है, क्योंकि उनके पास तेल है, अपनी बिजली बनाते हैं। इसलिए ट्रंप कह रहा है मैं तेरी बिजली के ढांचे को उड़ाऊंगा, जो कि सिविक सेंस में गलत है। आप ढांचे को उड़ाओगे तो मतलब हॉस्पिटल्स बिना लाइट के हो जाएंगे, आईसीयू में पेशेंट मरने शुरू हो जाएंगे, ये क्राइम है। लेकिन बेसिकली वो हिंट मार रहा है कि जो तू रोज के बना रहा ना बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन क्या है ना, 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकते दुनिया में, 21 मिलियन बिटकॉइन है। तो उसे आप माइन करते हो आप, जब उसको, और नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, उसमें बहुत एनर्जी लगती है, बिजली लगती है। तो आप आज बिटकॉइन की जो माइनिंग की जो कॉस्ट है, वो नॉर्मल दुनिया में अगर मैं यहाँ अपना नया कंप्यूटर लेके आऊँ और बिटकॉइन यहाँ माइन करना शुरू करूँ कुछ दिन लगा के, तो मुझे वो बिटकॉइन एक जो जनरेट करेगा सिस्टम, वो पड़ेगा कोई, हो सकता है 15,000 20,000 डॉलर में पड़े एक बिटकॉइन। ईरान में एक बिटकॉइन 1300 डॉलर में पड़ता है, 1300। और आपको पता है बिटकॉइन की वैल्यू क्या है आज? 80,000 डॉलर। तो ईरान एक बिटकॉइन निकालता है, 1300 रुपये खर्चता है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ करता है। और जब पूरे सैंक्शन लगे हुए थे, जो भी सामान खरीदना है बाहर से, देखो आप बिटकॉइन को रुपये की तरह यूज़ नहीं कर सकते ना कि आपने जीपे कर दिया। अगर आप बिटकॉइन लेने वाले हो और मैं बिटकॉइन देने वाला हूँ, और आपके पास कोई ऐसी चीज़ है मुझे आप दे सकते हो, अनाज है, दवाइयाँ हैं, कुछ है, तो हम आपस में ट्रेड करेंगे। वो ट्रेड जो है वो किसी के उसमें नहीं आता, वो किसी कागज़ों में नहीं आएगा, किसी RTGS IFSC में कहीं नहीं जाता, किसी पेमेंट सिस्टम में नहीं आता। तो ये जो धमकार है बिजली के उड़ाऊंगा, ये भी धमकी है पैसे को लेके। जो उसने किया, झूठ बोला, वो भी पैसे के लिए। और जो पाकिस्तान ने बीच में ड्रामा किया ट्रंप के कहने पे, वो बेसिकली ट्रंप के पैसे कमाने के लिए था। ये नौटंकी है जी। और जो नौटंकी की उसमें ये था ना कि वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस बस रवाना हो गए हैं, टीवी चैनल्स पर उनका जहाज टेक ऑफ करता हुआ दिख रहा था, पर भाई लैंड कहाँ किया? इस्लामाबाद, कराची या रावलपिंडी कहाँ लैंड किया उसकी ना कोई खबर। हमारे कई लोगों ने दिल्ली में लैंड करवा दिया उसको, बोला पहले यहाँ आया। अब देखो, कहने को तो जो मर्जी कह लो, तभी तो आ रहा है सोशल मीडिया वाला अभी बिल, लोग चीख रहे हैं, वो यही कुछ पकड़ने के तो आ रहा है वो, कि तुम ऐसे कुछ भी बोल देते उठ के। बट यस, ये एक वर्ल्ड वॉर है। आपने पिछली बार मेरे को कहा भी था, पूछा भी था, और क्या वर्ल्ड वॉर हो सकती है कि इस लड़ाई का इम्पैक्ट दुनिया के हर कोने में, अमेरिका को मिला के, अमेरिका आज 10 मिलियन बैरल पर डे बेच रहा है। तो यहाँ तेल बेचना बंद हो गया 20%, तो वो बेच रहा है, लेकिन अपने घर के अंदर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बिकॉज सिर्फ बेच रहा है, अंदर नहीं यूज़ कर रहा। दुनिया का कोई कोना अछूता नहीं बचा है इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आप ये मान के चलें कि वर्ल्ड वॉर चल रही है इस टाइम, और ये फैलती जाएगी जी। लेकिन ये जो दूसरी तरफ वॉर लंबा खिंचता जा रहा है, 28वां 29वां 30वां दिन मेरे ख्याल से हो गया आज, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मुनियाद की जाती है, आज 5 दिन की दे दी है मैंने मोहलत, 10 दिन की दे दी, ऊपर से वो पीट हेथकेस कहता है कि नहीं नहीं हम लंबी जंग नहीं खींच सकते, हमें जल्दी खत्म करनी होगी। फिर नेटो देशों के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, सब याद रखा जाएगा, फ्रांस ने क्या किया था वो भी याद रखा जाएगा। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखा जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध छेड़कर अब फंस गए चौतरफा? देखिए, ईरान और यूएस की अगर हिस्ट्री देखें, खास करके रीसेंट हिस्ट्री देखें, तो इन्होंने सिर्फ नूरा कुश्ती की है। अब हीरा मंडी की तरह नूरा कुश्ती भी मेरे मुंह से एक बार निकला था तो पॉपुलर हो गया। हालांकि ये मेरा वर्ड नहीं है, तो पुराना वर्ड है। जब आपने देखा होगा, एक बार ईरान के बड़े सीनियर जनरल को इन्होंने मारा, इसराइल ने मारा था एक AI जनरेटेड गन के साथ। उसके बाद ईरान ने कहा मैं अब छोड़ूंगा नहीं, तो उसने अमेरिका को वार्न किया, इराक में इनका अड्डा खाली कराया, और फिर उसके ऊपर मिसाइलें फेंकी। उसके बाद जब पिछली बार जून में अमेरिका आया, बता के आया हमारे B-2 बॉम्बर आ रहे हैं, चल पड़े हैं, उड़ चले हैं, 8 घंटे में पहुंचेंगे, 2-4 पहाड़े बम मार के चले गए।
अमेरिका का बस चले तो अमेरिका इसको ऐसे ही चलाए, बिकॉज अमेरिका चाहता है ईरान यहाँ रहे और उसकी धमकी के कारण, डर के कारण बाकी लोग इसके दोस्त बने रहे, सऊदीज, क्या बोलते हैं इनको, यूएई मिडिल ईस्ट वाले, वाले। कतर वाले, ये सारे, ये ट्रंप का प्लान है। लेकिन यहाँ एक एलिमेंट है जिसका नाम है इसराइल। अमेरिका का बस चले तो आज ही अमेरिका यहाँ से निकल जाए, किसी नमूने को खड़ा करे, बोले हमने बात होगी, टॉक्स हो गए, हॉर्मुज खुल रहा है, ईरान अभी कुछ नहीं करेगा, यूरेनियम हमें देने को तैयार है, बला 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 करके निकल जाए। लेकिन इसराइल इसको निकलने नहीं दे रहा। इसराइल का सिंपल है, रजीम चेंज तो ठीक है, वो कहते हैं कि ईरान को इतना बर्बाद करना है हमने कि ईरान उठ ही ना पाए और उसमें रजीम चेंज हो जाए। ये पंगा, ये एलिमेंट हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर अमेरिका और ईरान की लड़ाई होती जिसका कोई रीज़न नहीं था, ईरान का कोई टेररिस्ट आज तक अमेरिका में नहीं पकड़ा गया, टेररिस्ट तो पाकिस्तानी पकड़े गए। WT से भी जिन्होंने अटैक किया, उनकी फंडिंग और उनकी ट्रेनिंग यहाँ हुई पाकिस्तान में, फिर उन्होंने जहाज उड़ाना वहाँ सीखा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, और ईरान को न्यूक्लियर बनाने में सेंट्रीफ्यूज मशीन जो थी, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स, सेंट्रीफ्यूजेस जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान ने दिए थे। तो अगर नीति की बात की जाए तो पाकिस्तान को उड़ाना चाहिए। जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ था अंजू जी, उस टाइम ईरान में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई थी दुखी होके। फिर जब जॉर्ज बुश ने प्लान किया कि मैं उसामा बिन लादेन को मारूंगा और अफगानिस्तान ने देने से मना कर दिया, तो ईरान ने वॉलंटियर किया था अमेरिका को कि आप हमें इंटेलिजेंस दें, हम अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, हम उसामा बिन लादेन को उठा के लाएंगे। मतलब ये कोऑपरेट कर रहे थे इनके साथ। आज आप कहीं उनके यूके, फॉक्स न्यूज़ कल देख रहा था मैं, जिसका एक बंदे का वहाँ पे प्रोग्राम था जिसके बारे में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे बोला कि आज 8 बजे पक्का उस प्रोग्राम को देखना। और वो क्या कह रहा है कि 9/11 के जो अटैकर थे उसको ईरान ने ट्रेन किया, ईरान ने उनको फाइनेंस किया, और इसलिए ईरान को मारना ज़रूरी है। अब देखो कहानी अपने बच्चों को क्या बताया जा रही है अमेरिका के अंदर। तो क्यों? क्योंकि इजराइल अमेरिका को बोलता तू यहाँ से निकलना नहीं। एक गोली छू के निकल गई थी ट्रंप को, एक वार्निंग उसको दे दी गई थी पहले। चार्ली किर्क को जब मारा था, जो ट्रंप का राइट हैंड मानते थे, वो भी एक, उसके बाद ट्रंप एकदम से नो वॉर करते करते वॉर में आ गया। तो इस लड़ाई को आप अमेरिका और ईरान की लड़ाई ना देखें। ये लड़ाई है एक लेवल पे अमेरिका और चाइना की तरफ मुँह है उसका तेल वेल बंद करना है, पर तेल बंद हुआ नहीं, चल रहा है। दूसरी है जो मेन लेवल है, वो है इसराइल और ईरान का। अगर आप पिछले 6-7 दिन में एक्टिविटीज़ देखें तो जितनी बोmbardment हो रही है ईरान के ऊपर, सारी अमेरिका कर रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ये कहता है कि हमें एक बंदा मिल गया है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, पर वो हमसे बात कर रहा है ईरान के अंदर, तो उन इसराइल ने एक मिसाइल फेंकी और लरजानी को मार दिया। जब कंस्ट्रक्टिव बात जो झूठ ही बोलता है ट्रंप, बट जब दुनिया को ये बोलता है कि हमारी टॉक्स चल रही हैं, तो ईरान उठ के उनके न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर देता है इसराइल। तो इसराइल नहीं चाहता अमेरिका का बात चले, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 24 घंटे के अंदर एक झूठी मुठी सेरेमनी करके, एक पीला सा कुछ लिफाफे में डाल के बोलेंगे ये यूरेनियम हमें मिल गया, हॉर्मुज खुल गया, अब जो लीडरशिप ईरान खुद डेमोक्रेसी खुद बनाए, चलो हम चले, बाय बाय गुड नाइट, मरे आग लगे ईरान को, किसको मतलब नहीं, जो ये भागते हैं हमेशा। लेकिन इसराइल इनको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। उस संदर्भ में आप देखेंगे तो अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका इतनी लंबी लड़ाई ना लड़ना चाहता, ना वो अफोर्ड कर सकता है। $1 बिलियन पर डे उसका खर्चा हो रहा है। फिर वो इसराइल को फाइनेंस कर रहा है, उनके पास वो सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है इस टाइम, लड़ाई लगी हुई है, टूरिज्म का मेन है वो सब खत्म है। ऊपर से आपकी 12-12, 10-10, 8-8, 9-9 बिलियन की रडार्स और मिसाइल सिस्टम उड़ा दिए ईरान ने। जहाज उड़ा दिया एवैक्स, दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ों में से एक माना जाता है, हमने एक उड़ाया था पाकिस्तान का। अमेरिका पास टोटल 17 है। तो इतनी बड़ी मतलब आपने उसकी कैजुअलिटी कर दी। अभी ईरान का माने तो 500 से ऊपर अमेरिकन मारे जा चुके हैं, जो कि नहीं है, वो तो झूठ है। बट हाँ 10-15 अमेरिकन मर चुके हैं। अभी आप बूट ऑन ग्राउंड लेके आओगे और मरोगे। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकी वार फाइटिंग का स्टाइल नहीं है, इन्होंने नहीं लड़ना था। लेकिन ये नेतन्याहू को इग्नोर नहीं कर सकते। अमेरिका जो है वो इसराइल के हाथों में है। तो ये है, ये ओवरऑल कहानी ये है। अमेरिका कुछ चाहता है लेकिन इसराइल, क्योंकि आप एक रीज़न बताएं कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या प्रॉब्लम थी कि उनको अटैक करना पड़ा। कोई जस्टिफाइबल रीज़न ही नहीं है अमेरिका के पास। लेकिन इसराइल है, इसराइल कंट्रोल करता है उसका। जी
बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि इज़राइल के इशारों पर ही ट्रंप नाच रहे हैं, वरना आप देखो ना अभी फ्रांस में जो G7 समिट हुआ था, वहाँ पे हमारे विदेश मंत्री भी गए हुए थे, एस जयशंकर। वहाँ पर मार्को रूबियो ने कहा बस 2 हफ्ते या 4 हफ्ते लगेंगे, महीने नहीं लगेंगे, बस 2-4 हफ्ते लगेंगे। मुझे तो लगा वो साल को कन्वर्ट ना कर दे कि इतने हफ्ते लगेंगे। ऊपर से आपका ये जो पीट हेग्सेथ है, ये भी तो यही कह रहा है ना कि लंबी लड़ाई नहीं खींचने वाली है, जल्दी खत्म होने वाली है। तो इससे पता चलता है कितनी जल्दी में अमेरिका अमेरिका इससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन क्या पता है एप्स्टीन फाइल में कौन सी चीजें नेतन्याहू के हाथ में कि ट्रंप को ये सब करना ही पड़ रहा है। एप्स्टीन फाइल तो है, मानता हूँ। जब इन्होंने इराक पे अटैक किया था, सद्दाम हुसैन को खाम खा मारा, तब तो कोई फाइल नहीं थी ना। सच में। तो इनके पीछे जो पावर्स काम करती हैं ना, जो वेस्ट एशिया को उलझा के रखना चाहते, देखो वेस्ट एशिया स्टेबल हो गया आज, सपोज ईरान ने बोला मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो इनके F-35 जो सऊदीज ने खरीदे, कतर ने इसको 1,000 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 बिलियन का, $800 मिलियन का एक जेट गिफ्ट किया। कौन करेगा फिर? ये एरिया जो है कायदे से देखा जाए तो रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस में आता है। यहाँ घुसा हुआ अमेरिका, दुनिया भर के हर कंट्री में वेस्ट एशिया में इसके बेसिस हैं, और जो रेजीम्स हैं वो प्रो रशियन, प्रो चाइना है, चाहे वो ईरान था, चाहे वो सीरिया था, या किसी ज़माने में इराक था। तो इनको यहाँ क्या पड़ी है? इनको देखा जाए तो अपना यूरोप वोरो संभालें, ऊपर ग्रीनलैंड वगैरह देख दूँ के काम कर रहे हैं, अपना लेटिन अमेरिका देख लें, उनके पास बड़े हैंड्स आर फुल। लेकिन यहाँ आते हैं, तो यहाँ आके लड़ना इस बार इजराइल उनकी मजबूरी है। एप्स्टीन फाइल भी एक रीज़न है, कोई डाउट नहीं, लेकिन दूसरा ये भी है कि इनको आदत है दुनिया में लड़ाई लगवा के अपने हथियार बेचना लोगों को। ईरान इनका ऐसा गुंडा बनाया हुआ था कि सारा पूरा का पूरा गल्फ जो था वो अदाब करता था ट्रंप को, अमेरिका को। उसके बदले में अमेरिका ने क्या किया? पेट्रो डॉलर बना लिया। तेल बिकेगा दुनिया में तो सिर्फ डॉलर में बिकेगा। अब क्या है कि अगर ऐसी कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है कि अगर जैसे सऊदीज ने कहा भाई हमें तो अमेरिका ने बचाया ही नहीं, जब मार पड़ने लगी तो अमेरिका तो इजराइल की तरफ देख रहा था, हमें तो बचाया ही नहीं। यूएई को धड़ाधड़ मार पड़ रही है। कतर को $26 बिलियन का नुकसान हुआ है, गैस का जो उड़ा है $26 बिलियन। नॉर्मल देशों की इकॉनमी नहीं होती इतनी जीडीपी। अब वो कहेंगे भाई हम तो दफ़ा करो, हम तो बेचेंगे रुपीज़ में तेल, हम क्यों बेचें भाई डॉलर में? प्रॉब्लम ये हो रखी है कि उनका जो करेंसी है पूरी गल्फ नेशंस की, वो पिच कर रखी है इन्होंने डॉलर के साथ। डॉलर ऊपर तो इनकी करेंसी ऊपर, डॉलर नीचे। अगर ये कल को अपना सारा तेल युआन में बेचना शुरू कर दे, रुपीज़ में, रूबल में बेचना शुरू करेंगे, तो डॉलर गिरेगा। डॉलर गिरेगा तो उनकी अपनी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगा। क्या होता है ना कि मैं बोल दूं कि भाई अंजू जी की जो फ्लैट है उसके बगल में मेरा फ्लैट है, मैं उधर रहूं ना रहूं, जिस दिन अंजू जी के फ्लैट का जो रेट होगा वही मेरा रेट है। तो अब मैंने क्या किया, अपनी करेंसी आपके साथ पिच कर दी। तो अगर आपको मैं हर्ट करने लगूं कल, कि बीच की दीवार तोड़ूं कि आपका फ्लैट सस्ता हो जाए, पर डिक्लेयर मैंने क्या कर रखा है कि मेरे फ्लैट की कीमत वही होगी जो आपके फ्लैट की, तो मेरी भी टूटी ना कीमत साथ में। तो ये भी होगी ट्रिकी सिचुएशन उनके लिए। लेकिन ट्रंप को एप्स्टीन फाइल के अलावा, मैं जो गोली की बात कर रहा हूँ, चार्ली किर्क जो बंदा था वो किसी ज़माने में एंटी पैलेस्टीन बात करता था, प्रो इजराइल बात करता था। बीच में क्या हुआ, उसने बोलना शुरू कर दिया कि गाज़ा में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। नेतन्याहू ने उसको कुछ $100 मिलियन ऑफर किए उसकी कंपनी को कि तू ले ले यार एज ए स्पॉन्सरशिप। उसने बोला मैं नहीं लूँगा, और उसने और एंटी इजराइल बोलना शुरू किया, उसको उड़ा दिया गया। और जो ट्रंप के कान से गोली निकली है ना, ये एक जा तो वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इसके कान के बगल से मारूंगा, क्योंकि 1 mm भी इधर, वो 300 मीटर से मार रहा है, वो एक बाल भी इधर उधर हुआ तो भेजा उड़ गया, बिल्कुल है ना। तो जा तो वो था, जा दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वो इसकी किस्मत अच्छी थी, बट इस पर अटेम्प्ट हुई है, और बड़े सालों बाद सर्विंग अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर अटेम्प्ट हुई। इनके 4 तो पहले मारे हुए उन्होंने। कैनेडी जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा पीस लविंग वो था प्रेसिडेंट, वो तो ये इतनी हद पे आ गया था कि उसने हमारा और भारत और पाकिस्तान की संधि करवा दी थी, और भारत अपना पुंछ राजौरी और ये जो नीलम वैली का इलाका पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया था 63 में। नेहरू साहब ने बोला दे दो। फिर उसने कहा था हम तुम दोनों को नेटो टाइप एक यहाँ बनाएंगे, सेटो सेंटो चल रहा था, तुम सारे दोनों भाई बहन इकट्ठे रहो। वो इतना पीस लवर था, तो उसको ठोक दिया गया। तो ट्रंप को भी पता है कि एक लाइन के आगे ये रजिस्ट नहीं कर सकता। उसको आप इजराइल का नाम दीजिए, उसको आप डीप स्टेट का नाम दीजिए, वो सारी इजराइल की ही है। डीप स्टेट में कौन है? ज्यूज हैं, आज से थोड़ी हैं, सदियों से हैं।
तो ये भी फंस गया है इन सेंस, बट कुछ कर नहीं सकता। और ईरान को आप डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। इसमें मैं आपको 2-3 फौजी जो हमारी जो एंशिएंट विजडम जिसको कहते हैं, जिसपे हम आज भी आर्मी, दुनिया भर की आर्मी चलती है, उसमें एक सुन ने एक कहा था कि अगर आप किसी दरिया के बगल में आराम से बैठ जाएं और आपके पास पेशेंस है, सब्र होना चाहिए, तो उस दरिया में बिना कुछ किए आपको एक दिन अपने दुश्मन की डेड बॉडी फ्लोट करती हुई नजर आएगी। ये एप्लीकेबल है ईरान के लिए। आज ईरान ने कुछ नहीं करना, उसको मार पड़ रही है, पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ने दो। कितना मारोगे? लोग प्राउडली कह रहे हैं अमेरिका ने 20,000 सॉटीज ईरान के ऊपर फायर करने के लिए भेजी। हम आगे से पूछते हैं 20,000 सॉटी करके भी आप ईरान को खत्म नहीं कर पाए। तुम्हारी 30 दिन हो आपकी गए। सॉटीज, हाँ, तो क्या औकात है? आपने पूरे ईरान इराक का जो युद्ध हुआ था इनका, जिसमें 8 लाख फौजी गए थे और इराक पूरा प्लेन है उसका 35-40% ही कैप्चर कर पाए थे, सदाम को पकड़ा था। पूरी लड़ाई में 180 या 180-86 इन्होंने अपनी क्रूज मिसाइल फायर की थी। यहाँ पहले दिन इन्होंने 400 क्रूज मिसाइल फायर किए हैं। अमेरिका के पास टोटल जो क्रूज मिसाइल ही 3000 हैं, और इनकी एक साल में अगर आज शुरू करें तो 20 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल बढ़ा ही नहीं सकते। जो थर्ड सिस्टम जो उड़ाया है, जो साउथ कोरिया से भी आया अभी, उसकी कोई भी मिसाइल 2023 के बाद अमेरिका ने बढ़ाई ही नहीं। तो जितनी मिसाइल्स आप यहाँ पे फायर कर रहे हो ना, उसको रशिया और चाइना देख के खुश हो रहे हैं कि जिस दिन तो बेटा हमसे भिड़ने आएगा तो तेरे पास ये मिसाइल्स ऐसी नहीं है ना कि रातों रात बन जाती हैं। उनको महीनों, बड़े सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है उसमें, डॉक्टरिंग उसकी जो करना, सेटिंग बड़ा होता है। तो एक तो हुआ कि ईरान के पास इतना समय है कि वो आराम से चैन की बंसी बजाए दरिया के किनारे बैठ के, एक दिन उसको अमेरिकन की डेड बॉडी अपने उस दरिया में फ्लोट करती हुई नजर आएंगी, बिकॉज वो एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं उधर से। दूसरा ये है कि आप कभी भी एरियल बम्बार्डमेंट के साथ किसी देश को कैप्चर नहीं कर पाए आज तक, ना रिजीम चेंज कर पाए। 40 इंस्टांसेस हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एक में भी नहीं हुआ। तो कोई रीज़न नहीं है कि इनका कामयाब हो जाएगा। तीसरा ये है कि आपके घर के अंदर इतनी स्थिति खराब हो रखी है। ट्रंप चाहता तो इतना तेल निकाल रहा है, वो इस टाइम दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेलर आज की डेट में अमेरिका है। तो कायदा से होता तो उसका कुछ पार्ट अपने होम डोमेस्टिक ऑडियंस कंज्यूमर्स को बेचता, तो अपने घर के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखता। उधर वो आग लगी हुई है, ऑलमोस्ट 1.5-1.6 टाइम्स बढ़ गया है गैस के रेट्स अमेरिका में। और आपको पता, वहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स हैं जो 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलने वाली भी होती हैं, तो उनको तेल पीती हैं, वो ग्रेजलर्स बोलते हैं। वहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उससे रिलेटेड क्या हुआ कि आपके रहने की नॉर्मल चीज़ों की महंगाई शुरू होगी, इन्फ्लेशन शुरू होगी, सप्लाई लाइन्स ऊपर से कट गई हैं। अगर रेड सी भी बंद हो गया तो समझ लो जो भारत से दवाइयाँ भी जानी है अमेरिका से, वो घूम के साउथ अफ्रीका से जाएंगी। तो ये सारी जो ओवरऑल सिनेरियो है, इसमें ये कहना तो गलत होगा कि ईरान जीत रहा है, मगर ये कहना तो 100% गलत है कि अमेरिका जीत रहा है। ये फंस गया है। रही बात इजराइल की, वो एक स्पॉइल स्पोर्ट खेल रहा है कि जैसे यहाँ पीस की बात करता है यहाँ ठोकता है, अदरवाइज उसकी पूरा फोकस लेबनान के ऊपर है। लेबनान में इन्होंने एक रात में 28 टैंक इनके मार दिए हिजबुल्लाह ने, जिनकी लीडरशिप को ये मार चुके हैं 2 साल पहले, और जिनकी बीच वाली लीडरशिप को इन्होंने पेजरों से उड़ाया था। तो जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, हम यहाँ F-15 और वो गिन रहे हैं, इसराइल के 112 टैंक तबाह हो गए। 112 टैंक पूरी आर्मर ब्रिगेड के बराबर होता है, और हम फौजियों को पता है वो कितनी महंगा होता है इस सिलसिला। और एक ऐसी फौज जिसके पास एक टैंक नहीं है आपके सामने, टैंक टू टैंक बैटल हो, आपके 2 मरे हमारे 2 गए, वो बात अलग है। अगले बंदे आपको बिना टैंक के आपके टैंकों को उड़ा रहे हो, और लेटेस्ट कैटेगरी के टैंक्स हैं इसराइल के पास, वर्ल्ड क्लास, तो उनका लक्ष्य नुकसान हो रहा है। तो इस लड़ाई का फ़ायदा क्या होगा, कहाँ किसको फ़ायदा होगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। चाइना के लिए जी तेल बंद हो गया, ईरान है पूरे जो वहाँ से जो अलाउ कर रहा है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और स्पेन, तो तेल चल रहा है उनका। रशिया से तेल आ रहा है ईरान में, इसराइल, चाइना में। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की पाइपलाइंस बिछी हुई हैं चाइना में, वहाँ से तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से गैस और पाइप जा रही है, तेल जा रहा है। तो ये ब्लंडर, हम एक नया हिटलर, इस सदी का एक हिटलर पैदा हुआ है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसने पूरी दुनिया को डिसरप्ट किया और फिर किसी एक बंदे ने उठ के गोली मार दी। अब इसको जो मारने वाले वो घर के अंदर से उठेगा। अब इसराइल नहीं इसको मारेगा, कोई अमेरिकन उठ के इसको मारेगा। बाकी देखते हैं, मिड टर्म आएगा तो उसके बाद ट्रंप विल बी हिस्ट्री। ये मिड टर्म तो नहीं जीतने वाला, उसके बाद ट्रंप रहेगा कुर्सी पे बैठा हुआ, कुछ नहीं कर सकता। ये दादागिरी कर रहा ना, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, इसने अभी तक वॉर डिक्लेयर ही नहीं की है।
क्योंकि वॉर डिक्लेयर करने से पहले प्रेसिडेंट को कांग्रेस को अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, वो तो लिया ही नहीं इसने। उसी कांग्रेस में जाकर कह रहा है कि $200 बिलियन का वहां पर बजट जो है वो अप्रूव कर दो क्योंकि वॉर लंबी खींचने वाली है। अच्छा, एक चीज और है, कर्नल साहब, ये रोज सुबह उठता है और एक नई धमकी दे देता है। अब ईरान को कह रहा है कि अगर समझौता नहीं किया तो और नतीजे भुगतने होंगे, और उसके चमचे कड़छे कहते हैं कि अरे और लंबा नहीं खींच सकता वॉर, जल्दी खत्म होगा 2 हफ्ते में, 4 में, और ये कह रहे डील नहीं होने तक हम ऐसे हमले करते रहेंगे। तो तुम तो मुझे लगता है कि अगले 2 महीने तक या 2 साल तक यही करते रहोगे। इनका बस चले तो करे, पर वेयर विदॉल कहाँ है? इनके बड़े बड़े जहाज एक 24 महीने के लिए वो था जिराल्ड, वो तो 24 महीने के 2 साल के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया। जो लिंकन आया हुआ है वो 1000 किलोमीटर दूर खड़ा है हॉर्मुज से, 1000। और हमारी नेवी गल्फ ऑफ ओमान के सिर के ऊपर बैठी, मतलब हॉर्मुज के मुंह के ऊपर बैठी हुई है। ये फर्क है। कहते हैं ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। उसको भी जब आप किसी गली से गुजरने लगो और वहाँ एक पतला सा मरियल सा कुत्ता भी बैठा हो तो थोड़ा ध्यान रख के निकलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो उसकी गली है भाई। और ईरान, आपने सोचा है जैसे वेनेजुएला, देखो चुनते ही अपने दुश्मन बड़े वीक, जो टूटे फूटे हों, वेनेजुएला, वियतनाम पहले कोशिश की, इराक, अफगानिस्तान, और हर जगह मार खा के आते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा कि अगर ये इनकी गेम लंबी खिंच गई तो दुनिया तो सफ़र करेगी, आप भी सफ़र करेंगे, हम भी करेंगे, हम ये प्रोग्राम भी किसी दिन नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लंबा खींचा तो पूरी दुनिया इसको गाली निकालेगी, तड़पेंगे सारे। और अगर ये कट शॉट करने की कोशिश करता है तो इजराइल इसके ऊपर कुछ अमेरिका के साथ बड़ा कुछ हंगामा हो सकता है किसी भी तरीके से। ये जो युद्ध जो है, और अगर बड़ा ही जल्दबाजी में आ गया कि इजराइल को भी खुश करना है और युद्ध भी खत्म करना है, तो फिर बात एक ही तरीका उसका न्यूक्स है, जो कि सबसे गंदी बात है। तो कहीं भी ये युद्ध जो है ये अच्छाई की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, आप सदाम हुसैन को उन्होंने विलन बनाया झूठे मूठे, पर चलो दुनिया को उन्होंने पहले बना दिया विलन है, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, दुनिया ने मान लिया। उस हद तक ये था कि चलो ठीक है जी, कुछ हो गया। उसामा बिन लादेन को पकड़ने गए कि उसने WTC में अटैक किया था, हम जा रहे हैं उसामा बिन लादेन, दुनिया का चलो ठीक है यार, एक अपराधी को पकड़े। यहाँ क्या करने आए हो तुम, और क्या कर रहे हो कि इतनी इंटेंसिटी में चला गया कि न्यूक्स पे बात आने लगी। तो ये इट्स नॉट गुड, किसी के लिए भी ठीक नहीं है जी। जिसे आपने न्यूक्स की बात की ना, तो इन्हीं का ही तो एक एक्स आर्मी ऑफिसर या डिफेंस एक्सपर्ट है जो कह रहा है कि न्यूक्स का इस्तेमाल तो हो गया है। तो आपको लग रहा है कि अब ये वॉर न्यूक्स की तरफ जा रहा है? अमेरिका वो देश है, अगर उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा तो जापान वाला कांड कर देगा यहाँ पर भी। आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? जापान भी ईरान की तरह अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था, और जापान की लड़ाई हो रही थी रूस के साथ, उनकी आपस में लगी हुई थी। लेकिन जापान की एक गलती ये थी कि बहुत स्ट्रांग था, कह रहे थे कि नंबर 2 इकॉनमी बनने वाला है, तो उसको ठोक दिया। इसी तरीके यहाँ जो कर रहा है, ये जो न्यूक इसलिए कह रहे हैं कि ऑलरेडी हो गया है, बिकॉज ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया है इसराइल ने, और इसराइल ने ईरान के ऊपर किया है, ईरान ने इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया है। तो जब आप न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करते हो तो एक किस्म से न्यूक तो आ गए ना गेम में। हाँ, न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ नहीं हुआ, पर जब किसी फैसिलिटी पे करते हो उसके अंदर कोई जो रेडियो एक्टिव मटीरियल जब लीक कर जाए तो क्या धमाका नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया ना, लोग तो मरेंगे ही, कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा, अंधे हो जाएंगे बच्चे, माओ के पेट में बच्चे अपंग हो जाएंगे। तो उस तरीके से तो टेक्निकली किसी ने सही कहा कि न्यूक्स तो आ चुके हैं प्ले में। हाँ, न्यूक्लियर वॉरहेड जो है, जो हम यही आशा करते हैं कि ऐसा ना हो, बट रूल आउट करना भी हम ये लिख के कोई नहीं दे सकता कि इस लड़ाई में न्यूक्लियर वॉरहेड तक नहीं जाएगी, जा भी सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वैसे जिस तरह से हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, तो उससे तो लग रहा है कि आप जो आशंका जता रहे हैं उस स्तर तक ये वॉर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका का ही एक एक्स आर्मी ऑफिसर, उसने कहा कि अगर ये वॉर रोकना है तो तुरंत ट्रंप को पीएम मोदी से बात करनी चाहिए, वही एकमात्र ऐसा नेता है पूरी दुनिया में जो इस वॉर को खत्म कर सकता है। आपको लगता है कि बात उस तक आई? क्योंकि पीएम मोदी तो लगातार सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं। ईरान हमारी बात सुनेगा वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को। ईरान अभी ऐसी स्थिति में है जो उसको इतना पीटा गया है कि अब उसको इज गॉट नथिंग टू लूज। लड़ाई का एक सिद्धांत है कि आप दुश्मन को मारो, अच्छी तरह से मारो, लेकिन ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करो कि उसके पास भागने का रास्ता ना हो। अगर एक कमरे के कोने में आप बिल्ली को भी दबोचोगे ना तो वो भी आपको आगे से अटैक करेगी।
तो ईरान उस स्टेज पे आ गया कि कर लो भाई, क्या करना तुमने। ऐसे वाली स्थिति में लोग सुनते नहीं है किसी की। दूसरा, मोदी जी बात करेंगे किसके साथ? जो कोई लीडर या एज्यूम लीडर, उसको तो मार रहे हो आप। अब खुद कह रहा ट्रंप हम किससे बात कर रहे हैं? भाई तुम मारने से पहले सोचना था ना बात किससे करनी है। इसी खमनेई को अगर 2 हफ्ते जिंदा रखते और ईरान को बर्बाद करते तो लोग खुद उठ के खमनेई को मार देते। जा एक प्रोटेस्ट शुरू होता, अपने पहले घंटे में खमनेई को मार दिया, तो अब लोग क्या कहेंगे? अब लोगों को एक ही चीज़ से शिकायत है, उसका नाम है अमेरिका। डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका, है ना। अगर आपने जिसको आप मारने कह रहे हो कि जिसके कारण हमें जो ईरान को मारना जरूरी है, वो रजीम चेंज करनी है, तो अपने रजीम के हेड को पहले दिन ही मार दिया। तो लोकल जो प्रोटेस्ट वाला जो मॉडल था कि लोग गलियों में आएंगे, शोर में जाएंगे, वो क्यों आएंगे भाई? वो तो मर गया। ऊपर से आप बॉम्ब पे बॉम्ब, बॉम्ब पे बॉम्ब, बॉम्ब पे बॉम्ब, स्कूल में बच्चियों को मार दिया, कभी किसी कुछ मार दिया, तो फिर देखो, फिर आप तो आपका तो सारा प्लान फेल हो गया ना। ये तो हताशा नजर आती है। बाकी समय बताएगा अंजू जी, बट जो आज की डेट में जैसे युद्ध यहाँ पहुंचा हुआ है, ये अच्छी स्थिति में नहीं है। पर ये जो नेटो कंट्रीज को कह रहा है कि हॉर्मुज जाओ, अपना तेल खुद ही ले आओ, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, अगर और तेल चाहिए तो मुझसे ले लो, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? मतलब तुझे तेल ही बेचना था तो पहले ही बेच लेता यार बैठ के। पहले इसने ऑफर किया था ना उनको, वो नहीं ले रहे थे, बिकॉज 30% महंगा पड़ता उनको। उनको सबसे सस्ता पड़ता है यूरोप को। नेटो क्या यूरोप ही है ना सारा। उनको सस्ता पड़ता है रशिया वाला। तो इसने पहले रशिया की पाइप उड़ाई ताकि तेल बंद हो, लेकिन तेल बंद नहीं हुआ, दूसरी पाइप चलती रही। फिर स्मगलिंग और 2 नंबर 3 नंबर शैडो फील्ड, वो सब चलता रहता है। तो यूरोप को सबसे सस्ता तेल और गैस जो है, वो उनको गैस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है तेल से ज़्यादा, वो उनको रशिया वाला ही पड़ता है। इसने फिर बोला था कि ठीक है तुम रशिया का बंद करो, कतर तुम्हें सप्लाई करेगा। कतर नहीं कर सकता, क्योंकि कतर ने जैसे हमारे साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने हैं कि ट्रंप के कहने पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के फिर तो देखो, अब ऐसा नहीं कर सकते ना आप। तो ट्रंप वो पहले ओवर कमिटेड था, तो इसने कहा मेरे से ले लो। तो जब उन्होंने हिसाब लगाया, भैया जो 1 रुपये की गैस थी वो हमें 1 रुपये की पड़ रही थी, ये तो 1 रुपये 30 पैसे में पड़ रही है। अच्छा, 1 रुपये 30 पैसे में लेने में यूरोप को शायद प्रॉब्लम नहीं होती अगर उनकी इकॉनमी ठीक होती। वहाँ वाट लगी हुई है, इकॉनमी टूट रही है, तभी तो भागते हुए हमारे पास आए वो। तो इन्होंने बोला, हम नहीं लेते। हम उनको तेल बेच रहे थे यूरोप को रशिया से खरीद के। तो इसने अभी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि यूरोप के पास अभी ऑप्शन ही नहीं है, वो अमेरिकन तेल ही खरीदेगा। और रशियन के साथ जो तेल खरीदने का उसने कहा था बेचो बेचो खुला बेचो, उसमें यूरोप के अंदर जो डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस है, खास करके यूके के अंदर, वो कहता है हमने रशिया से नहीं लेना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अभी आप अमेरिका से तेल खरीद रहे हो महंगा, और आपकी इकॉनमी उसको सपोर्ट नहीं करती। तो उनके भी हालात बुरे ही है जी। मतलब कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध छेड़कर पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। और ऐसे में ये इंसान खुद तो मुश्किल में आएगा ही आएगा जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले भी उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कर्मा कम्स बैक ना। तो ये सब कुछ भी हो सकता है। कम से कम जैसे आपने कहा ना कि अपने देश में तो लोगों को तेल सस्ता नहीं दे रहा है, वहां तो महंगा दे रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखो, अभी तक लोगों पर आंच नहीं है ये तेल के बढ़े हुए दामों की। तो जिस तरह के कांड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, कहा तो उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, और पता नहीं आने वाले दिनों में कौन उसको कौन सा प्राइज दे दे। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से ये युद्ध रुकता है। क्या सच में कोई समझौता होता है, या फिर एक दूसरे को मार काट के ये लोग पूरी दुनिया में तबाही मचाते हैं। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।